नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ज़कात कोर्स का आज सबक नंबर 4 है। आज के सबक में चंद मसाइल आपके सामने बयान किए जाएंगे जो ज़कात के मुतालिक हैं। ज़कात देने के मुतालिक, जिन चीज़ों पर ज़कात है उनके मुतालिक, यानी ज़कात के अहम मसाइल और मुतफरक मसाइल आज के सबक में पेश किए जा रहे हैं। नंबर 1, देखिए, ज़कात आपका जो माल होगा, यानी अगर आपका माल निसाब को पहुंच गया, पाकिस्तानी एतबार से 1,34,000 या निसाब से जायद हो गया, तो अब आपने अपने माल का 2.5%, 2.5% आपने बतौर ज़कात के देना है। तो ये 2.5% जो है आपके कुल माल का 40वां हिस्सा हुआ करती है। 40वां हिस्सा हुआ करती है। तो पहला मसला ये हुआ कि ज़कात का आपने हिसाब लगाना है तो उसको 2.5% से ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें, या ये है कि खुद 40 पर तकसीम कर दें, तो जो हिस्सा आएगा वो आपकी ज़कात होगी। मसला नंबर 2, ज़कात जिस शख्स को दी जाती है तो ज़कात देते हुए उस शख्स को मालिक बनाना जरूरी है, यानी तमलीक जरूरी है, इबाहत काफी नहीं। ये लफ्ज थे तमलीक, कल समझ लिया था आपने, यानी किसी को ऐसा मालिक बना देना कि वो बिला रोक टोक जहां भी खर्च करना चाहे खर्च कर सकता हो, इसको कहते तमलीक। ज़कात में तमलीक लाजमी है, ज़कात में इबाहत काफी नहीं है। इबाहत का माना कि किसी बंदे को ज़कात के माल से नफा तो मिल रहा हो, लेकिन उसको उसमें रोक टोक हो, वो उसको जिस तरह खर्च करना चाहे ना कर सकता हो, तो इस तरह ज़कात अदा नहीं होगी। तो तमलीक जरूरी है, इबाहत काफी नहीं। तमलीक की मैंने कई मिसालें पेश कर दी थी, इबाहत की मिसालें जरा समझे। मसलन आपने दस्तरखान लगाया है और आप कहते हैं कि इधर बैठकर आपने खाना है, ना वो घर ले जा सकता है ना किसी और को दे सकता है, तो इस तरह ज़कात की रकम अदा नहीं होगी। हाँ, आप पका पकाए खाना, मसलन आपने खाना बनाया है 10,000 रुपए का, आपने उन लोगों को वो खाना दे दिया जो मुस्तहिक हैं ज़कात के, और कह दिया कि आप जहां करें, घर ले जाएं, यहाँ बैठकर खाएं, जिस तरह भी करें, ये है इसकी तमलीक। लेकिन अगर आप कहें कि बस इधर ही बैठकर खाना है, आप ना ले जा सकते हैं ना कोई घर किसी को दे सकते हैं, तो ये इबाहत है। तमलीक में ज़कात अदा हो जाती है, इबाहत में ज़कात अदा नहीं होती। मसला नंबर 3, एक आदमी है, आमदनी तो बहुत है लेकिन उस पर कर्ज भी है और घर के खर्चे भी बहुत हैं, और इतने खर्चे हैं कि कर्ज अदा नहीं कर सकता। मसलन आमदन उसकी है 3 लाख रुपए, कर्ज चढ़ा हुआ है उस पर 10 लाख रुपए, और घर के खराजात है जो 2.5 पौने 3 माहाना लग जाते हैं, उसको बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी सेविंग होती है, वो भी अगले महीने किसी न किसी काम में निकल जाती है। तो इस आदमी की आमदनी अगरचे बहुत ज्यादा है लेकिन मकरूज है और कर्जे उस पर हैं, अखराजात भी इतने ज्यादा हैं कि कर्ज वो उतार नहीं सकता, तो ऐसा आदमी इस पर ज़कात वाजिब नहीं है, ऐसे आदमी पर ज़कात वाजिब नहीं है। मसला नंबर 4, ऐसा आदमी है कि उसकी आमदन तो अच्छी है लेकिन बस वो खर्च हो गई, बराबर उसके पास जमा होती नहीं है। मसलन आमदन है 2 लाख आ जाता है लेकिन वो खर्च हो गया, अगले महीने जीरो, फिर 2 लाख आया, खर्च हो गया, अगले महीने 10,000 बचा, तो उसकी बचत है ही नहीं। तो जब इसकी बचत है ही नहीं तो जाहिर बात है कि अगले महीने में जब एक साल बाद भी हिसाब करेगा तो उसके पास 10,000 20,000 बचा हुआ होगा, बाकी उसके पास तो खर्च हो चुका होगा। ऐसे आदमी के पास भी
ایسے آدمی پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 5، دیکھیے ایک آدمی ہے، اس نے اگر ادھار کی رقم اس کے پاس نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ مثلا ہمارے جو طلبہ ہیں، شرکاء ہیں ہمارے اس کورس کے، اس میں محمد کبیر صاحب کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ محمد کبیر صاحب جو ہیں، انہوں نے 4 لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے ادھار پہ، اور 4 لاکھ یہ نصاب کے برابر ہے۔ اب ان 4 لاکھ کی زکوٰۃ ان پر واجب ہے، البتہ فی الفور اور ابھی لازم نہیں ہے۔ ان کو اس سال ملا 1 لاکھ، تو 1 لاکھ کی زکوٰۃ دے دیں، اور باقی 3 لاکھ کی ابھی ان کے ذمہ ہے۔ اگلے سال مزید مل گیا تو پھر اگلے سال جو ملا ہے تو پچھلے سالوں کی جو زکوٰۃ ہے وہ بھی اس وقت ادا کریں جب رقم ان کو وصول ہو جائے۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے، آپ کی رقم اگر بطور قرض کسی کے پاس ہے اور اس نے کچھ عرصہ نہیں دی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دے دے گا، تو جتنا عرصہ نہیں دی اتنے عرصہ کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ ہاں ابھی فی الفور واجب نہیں ہے، آپ فی الفور ادا کر دیں تب بھی درست ہے، اور اگر آپ ابھی ادا نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ جب مجھے رقم ملے گی تب ادا کروں گا، تو اگر 2 سال بعد رقم ملی ہے تو پچھلے 2 سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی آپ کے ذمہ ہے۔ مسئلہ نمبر 6، چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ اپنی زکوٰۃ کو مردوں کے ایصال ثواب کے لیے دینا چاہتا ہے، یعنی ایصال ثواب کے لیے وہ شخص زکوٰۃ کی رقم دے یا صدقات واجبہ۔ صدقات واجبہ یعنی ایسے صدقے جو واجب ہیں، مثال کے طور پر عشر ہے، مثال کے طور پر صدقہ فطر ہے، فطرانہ ہے، اس قسم کے جو چیزیں ہیں ان میں اگر وہ اپنی رقم دینا چاہتا ہے تو اس طرح سے جائز نہیں ہوگا، اس طرح سے جائز نہیں ہوگا۔ اس طرح نہ زکوٰۃ ادا ہوگی اور نہ ہی اس طرح میت کو ثواب پہنچے گا۔ مسئلہ نمبر 7، باپ اور بیٹا ہے، کاروبار ہے ان کا، ٹوٹل جو رقم ہے وہ باپ کے قبضہ میں، باپ ہی کیا لینا ہے کیا نہیں دینا، کس کو دینا، بیٹا ویسے کاروبار میں ساتھ ہے لیکن ٹوٹل جو اس پر تصرف ہے، ٹوٹل جو اس پر کام کاج کرنا ہے وہ کام کاج باپ کرتا ہے، بیٹا نہیں کرتا۔ تو اب جب زکوٰۃ کا معاملہ آئے گا تو زکوٰۃ اب باپ کے ذمہ ہوگی، بیٹے کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، بیٹے کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ وجہ واضح ہے کہ ان پیسوں کا مالک باپ ہے، کیونکہ تصرف وہی کر رہا ہے۔ ہاں اگر یوں ہوتا ہے کہ وہ اپنا پیسہ تقسیم کر لیتے ہیں، بیٹا 20 لاکھ میرا ہے، 15 لاکھ تمہارا ہے، اب پیسہ تقسیم ہے تو ہر بندے پر اپنے اپنے حصے کی زکوٰۃ واجب ہوگی جو اس کے مال کے اعتبار سے ہے۔ مسئلہ نمبر 8، ایک بچہ ہے، صاحب نصاب ہے، تو نابالغ ہونے کی وجہ سے اس کے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پیچھے ہم نے عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جو مالدار آدمی ہے، آدمی میں 4 شرطیں دیکھی جائیں گی، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو۔ اس میں بالغ ہونے کی شرط بھی ہے، اس لیے اگر بچے کی ملکیت میں رقم ہے، مثلا باپ مر گیا تھا تو ظاہری بات ہے باپ کا بینک بیلنس اسی کے کھاتے ہے، اور باپ کی زمین بھی اسی کو ملے گی، باپ کا کاروبار بھی اسی کا ہے، اگرچہ چھوٹا ہے لیکن اس کی ملک میں پڑ گئی، تو اس بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ بالغ نہیں ہے۔ نمبر 9، ایک آدمی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے رقم کے مکان بناتا ہے اور مستحق لوگوں کو دیتا ہے، اس میں زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں تو تفصیل سمجھ لیں۔ اگر مکان بنا دیے اور اس میں مستحق زکوٰۃ لوگوں کو رہائش دیتا ہے، یعنی وہ مالک نہیں بناتا، رہائش دیتا ہے، کرایہ نہیں لیتا، تو اس طرح سے کسی کو رہائش دینا
इससे ज़कात अदा नहीं होगी। हाँ, अगर वो यूं तरतीब बनाता है कि मसलन वो मकान बनाता है, जो गरीब आदमी है अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान को उस मकान के कागजात भी दे देता है, उसके नाम रजिस्टर करवा कर उनके हवाले कर देता है। अब मकान की जितनी वैल्यू है उतनी ज़कात इस बंदे की अदा हो गई। तो गोया मालिक बना देना, उससे ज़कात अदा होगी। महज उसका नफा देना कि बैठ जाओ और किराया मत देना, बस जब तक बैठते हो बैठ जाओ, इस तरह ज़कात अदा नहीं होगी। नंबर 10, एक आदमी है, उसने ज़कात की रकम बगैर ज़कात की नीयत के गरीब को दे दी, यानी रकम दे दी, गरीब ने वो रकम खर्च भी कर डाली। अब ये शख्स चाहता है कि जो रकम मैंने दी थी मैं उसको ज़कात में काउंट कर लूं, तो इस तरह ज़कात अदा नहीं होगी। मसला नंबर 11, देखिए आजकल एक बॉन्ड्स लोग खरीदते हैं, प्राइस बॉन्ड। आपकी असल रकम उस पर लगी हुई है, तो आपकी असल रकम पर फिर अगर वो कुरानदाजी में आपका नाम आ जाता है तो फिर आपको इनाम भी मिलता है, और अगर नाम नहीं आता तो आपको इनाम नहीं मिलता। ये बात याद रखें कि प्राइस बॉन्ड पर जो असल उसकी वैल्यू है, असल कीमत है, वो आपकी असल रकम है। प्राइस बॉन्ड की जो असल कीमत है, आप उस कीमत को अपने असासा जात में, अपने माली वसाइल में उसको लिखेंगे, यानी फार्म में आप कॉलम नंबर ए पर उसको लिखेंगे, कॉलम नंबर ए में उसको लिखेंगे। और अगर इजाफा मिला है तो इजाफा इजाफा पर ज़कात नहीं है। क्यों? इजाफा सूद है, वो पूरे का पूरा वापस करना लाजिम है। जहां से लिया है वापस दे दें, अगर वापसी की कोई सूरत नहीं है तो बगैर सवाब की नीयत के किसी गरीब को दे दें, बगैर सवाब की नियत के आप किसी गरीब को दे दें, तो ये इंशाअल्लाह अज़ीज दुरुस्त हो जाएगा, ये इंशाअल्लाह दुरुस्त हो जाएगा। मसला नंबर 12, एक आदमी है, उसने एक प्लाट लिया था। नियत उसकी ये थी कि मैं इस प्लाट को फरोख्त करूंगा। जमीन ली थी, नियत ये थी कि मैं इसको फरोख्त कर लूंगा। तो अब ऐसी सूरत में उसकी जो कीमत है, उसकी कीमत यानी मार्केट वैल्यू, उसके एतबार से हर साल उसको प्लाट की ज़कात अदा करना लाजिम है। क्यों? इसलिए कि माल तिजारत है, और माल तिजारत हमने अर्ज किया था कि चौथी किस्म है उस माल की जिसमें आप पर ज़कात लाजिम है। मैं एक अर्ज करना चाहूंगा कि हमने जो मार्केट वैल्यू की बात की, इसकी मिसाल अगर देना चाहें, देखें एक आदमी है, उसने प्लाट खरीदा था 1 लाख रुपए का, और अब प्लाट की वैल्यू बढ़ चुकी है 5 लाख, और उसकी नीयत अब भी है कि मैं इसको फरोख्त करूंगा और इसको फरोख्त करके मैं अपना काम चलाऊंगा, यानी बेचने की नीयत है, चाहे मकसद कोई भी हो। तो अब 5 लाख का हो चुका है, तो अब इसने जो इसकी ज़कात देनी है, तो वो जो उसकी असल बुनियादी कीमत थी ना 1 लाख, उसके एतबार से नहीं, बल्कि ये उसकी ज़कात देगा 5 लाख के एतबार से। 5 लाख के एतबार से ये शख्स उसकी ज़कात अदा करेगा। एक आदमी ने प्लाट लिया है अपनी जाती जरूरत के लिए, उस पर ज़कात नहीं। प्लाट लिया है बेचने के लिए, बेचने का मकसद कोई भी हो, मसलन लिया है कि मैं बेचूंगा, अभी क्यों ले लिया? ताकि अपनी जो रकम को मैं महफूज रख सकूं, या उसने कहा कि चलें बच्चों की शादियां करनी है, प्लाट ले लेता हूं, चलो बढ़ता रहेगा और मैं 3 साल बाद बेच दूंगा। तो इस तरह भी अगर किसी ने प्लाट खरीदा है तब भी उस पर ज़कात है, क्योंकि ज़कात का जो ताल्लुक है वो इस बात से है कि आप उस प्लाट को फरोख्त करेंगे, इस बात से है। नंबर 13, एक आदमी है, प्लाट खरीदा उसने, लेकिन प्लाट खरीदते हुए
नियत कुछ नहीं थी कि क्या करना है, बस ले लिया प्लाट। अब इस पर घर भी बनाऊंगा या फरोख्त करूंगा या रखा रहेगा, बच्चों को दूंगा, कुछ नियत नहीं है। अगर बिला नियत कोई चीज खरीद ली जाए तो वो माले तिजारत नहीं बनती, क्योंकि माले तिजारत उस वक्त बनती है कि जब खरीदते हुए नियत आपकी आगे बेचने की हो। चुनाचे बाद में किसी बंदे का इरादा बन गया कि प्लाट अच्छा है मैं बेच दूं, तो अब भी जक़ात नहीं होगी। हाँ, जब प्लाट बेच के अपने पास पैसे रख लेगा उस वक्त इस बंदे पर जक़ात होगी, उस वक्त इस बंदे पर जक़ात होगी। मसला नंबर 14। एक आदमी है, साल पूरा होने से पहले पहले या साल मुकम्मल होने के बाद, यानी थोड़ी थोड़ी करके जक़ात देता रहता। आपका साल यकम रमजान को मुकम्मल होगा, आपने ऐसा किया कि रमजान से पहले एक गरीब को आपने देखा, आपने 15,000 दे दिए इस नियत से कि मेरी जक़ात है, तो अब जक़ात के अदायगी का वक्त आने से पहले एडवांस जक़ात दे देते तब भी दुरुस्त है। और अगर जक़ात जब आपने हिसाब कर लिया तो उसके बाद थोड़े थोड़े देते, आज किसी को दे दें, 2 दिन बाद किसी को दे दें, यूं भी आप उनको दे सकते हैं, यूं भी आप दे सकते हैं। अलबत्ता हिसाब आप जो है उसी तारीख को कर लेंगे जिस तारीख को आप पर पैसे ये हुए थे, जिस तारीख को आप हिसाब करते हैं। मसला नंबर 15। एक आदमी है, उसने कमेटी के तौर पर पैसे जमा कराए हैं और उस पर कर्ज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब कमेटी के तौर पर जो आपने पैसे जमा कराए ये आपकी महफूज रकम है, तो जितनी रकम आपने जमा करा दी है, जब आप हिसाब करेंगे तो अपना जो असल आपका माल और नकदी है उसके साथ आप इनको मिला देंगे। नंबर 16। एक आदमी है, इनकम इनकम टैक्स जो है, एक आदमी है वो इनकम टैक्स अदा करता है। इनकम टैक्स अदा करता है। इनकम टैक्स अदा करते हुए वो ये शख्स समझता है कि मैंने जो जक़ात अदा करनी थी, बस चूंकि मैं ये टैक्स अदा कर रहा हूं इसलिए जक़ात भी अदा हो गई, तो वाज़ेह रहे कि ये बात दुरुस्त नहीं है। इनकम टैक्स की जो हैसियत है वो मुल्की ज़रूरियात के पेश नज़र गवर्नमेंट लगाती है, जबकि जक़ात का मसला ये एक खुदाई फरीजा है। इसलिए अगर किसी ने इनकम टैक्स में पैसे दे दिए तो उससे उसकी जक़ात अदा नहीं होगी। ये ऐसे ही है कि मसलन एक बंदे ने बीमार हो गया और उस पर लग गए 50,000, तो वो ये कह दे कि बस अब चूंकि मैं पैसे अपनी जात पर लगा चुका हूं इसलिए जक़ात नहीं दूंगा। भी ये मसरफ अलग है, वो मसरफ अलग है। लिहाजा इनकम टैक्स में या अपनी बीमारी में जो खर्च किए पैसे उनको जक़ात में नहीं काटा जा सकता। मसला नंबर 17। ये कल भी एक साथी पूछ रहे थे तो उस हवाले से ये वजाहत पेश की जा रही है। जक़ात की रकम है, आप उससे दीनी किताबें खरीदें, जूते खरीदें या कोई और चीज खरीद कर मुस्तहिक को मालिक बना दें, जक़ात अदा हो गई। इससे पता चला कि जक़ात में सिर्फ और सिर्फ रकम देना जरूरी नहीं है, आप कीमत वाली और माल जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं। नंबर 18। एक आदमी है, उस पर जक़ात फर्ज है। दूसरा आदमी इस आदमी को, ये आदमी किसी को कहे कि यार मेरी तरफ से जक़ात अदा कर देना, जक़ात अदा हो जाएगी। और अगर उस बंदे ने किसी की तरफ से जक़ात अदा की लेकिन बगैर उसकी इजाजत के, तो अब जक़ात अदा नहीं होगी, चाहे बाद में इजाजत दे भी दे। वजह वाज़ेह है, आपको कल अर्ज किया था कि इसमें नियत का साथ होना जरूरी है। यहां नियत साथ नहीं है, अदायगी पहले है और नियत बाद में हो रही है, इसलिए ये अदायगी दुरुस्त नहीं है। मसला नंबर 19। अगर आप किसी को जक़ात की रकम दें तो उसे ये कहना लाजिम नहीं है कि ये जक़ात है, बल्कि आप उसको गिफ्ट का नाम दें, हदिया का नाम दें, ये कह दें कि ये पैसे हैं, आप अपनी जरूरत में इनको रख लें, तब भी दुरुस्त है। मसला नंबर 20। मसला ये है कि एक आदमी है, वो मुस्तहिक के ज़कात तलबा को इनाम के उन्वान से ज़कात की रकम से किताबें, कलम,
पेन, वर्दी, ये चीजें खरीद कर देता है, तो ठीक है, ये दुरुस्त है, किया जा सकता है। मदरसा और मस्जिद का जो चंदा होता है, अगर मसलन मस्जिद का चंदा किया गया, इस साल किया तो मस्जिद का चंदा हुआ 3 लाख रुपए, अगले साल उस चंदे में इजाफा होकर वो 5 लाख तक चला गया, तो मदरसे और मस्जिद का चंदा ये निसाब के बराबर भी हो, तब भी इस पर जक़ात नहीं है, चाहे साल गुजर जाए। वजह वाज़ेह है कि जक़ात होती है एक ऐसे फर्द पर जो जी रूह हो, फर्द पर। अब मदरसा फर्द नहीं है, मस्जिद फर्द नहीं है, गो के उसके काम काज के लिए पैसा मौजूद है, लेकिन ये अफराद नहीं है। जब अफराद नहीं है तो इन पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। मसला नंबर 22, एक आदमी पर ज़कात फर्ज हो गई थी, लेकिन वो सुस्ती में रहा, सुस्ती में यूं रहा कि उसका अपना माल इतना खत्म हो गया कि कर्जों की नौबत आ गई। तो जो उस पर ज़कात लाजिम थी, जो उसने अदा नहीं की थी, वो अब भी उस पर लाजिम है। क्यों? इसलिए कि ये अब की वजह से लाजिम नहीं है, ये उसके उस माल की वजह से जो उस पर लाजिम था, तो ये ज़कात उसको बहरहाल देनी पड़ेगी, ज़कात उसको बहरहाल देनी पड़ेगी। नंबर 23, एक आदमी है, ज़कात की रकम उसने अपने तिजोरी से अलग करके एक शेल्फ में रख दी कि मैं यहां से मुस्तहिकों को देता रहूंगा। नागहानी आफत यह आई कि चोर आया और उसका वो माल चोरी कर गया, या वहां आग लग गई, माल जाय हो गया, तो अब भी जक़ात अदा नहीं हुई। जक़ात दोबारा आप पैसे निकालें और अदा करें। मसला नंबर 24, एक आदमी है, उसने दुकान ली हुई, 24 भी हुई उसी तरह है, थोड़ा सा फर्क है। मसला नंबर 25, एक आदमी है, उसने ड्राई क्लीन की दुकान में कपड़े धोने के लिए मशीनें रखी हुई हैं। तो बात यह रहे कि ड्राई क्लीन करने से जो रकम आएगी, यानी हासिल शुदा रकम, उस पर तो जक़ात है कि आप उसको अपने काबिल जक़ात असासा जात में शामिल करेंगे, लेकिन इस मशीनरी पर जक़ात नहीं है, मशीनरी पर जक़ात नहीं है। मसला नंबर 26, एक आदमी है, डेयरी फार्म उसने बनाया हुआ है, और उसने मकसद ये है कि मैं भैंसों की जो दूध आएगा, उनसे जो मक्खन बनेगा, मैं वो बेचूंगा, बाकी भैंसों को बेचना मकसद नहीं है। तो अगर इस तरह का मसला है, तो फिर भैंस और वहां जो गाय है या उसके पास जो बकरी है, उनकी जो असल कीमत है, उन पर तो जक़ात नहीं होगी। अलबत्ता जो उनका दूध फरोख्त हो रहा है, उस फरोख्त होने वाले दूध की आमदन को देखा जाएगा। अगर वो इतनी ज्यादा हो गई है कि वो काबिले जक़ात बन चुकी है, निसाब के बराबर हो चुकी है, तब तो जक़ात होगी 1 साल के ठीक बाद। और अगर निसाब से कम है, तो इस रकम को इंसान अपनी बाकी आमदन में लगा ले, उसका हिसाब कर ले। नंबर 27, नंबर 27, आदमी है, उसने दुकान ली हुई है, उसमें शोकेस भी होते हैं, अलमारियां भी हैं, बेंच भी हैं, कुर्सियां भी हैं, कारपेट भी है, और जो है वो अच्छा पंखा भी है, इसी तरह एसी वगैरह भी है। तो दुकान में जो ये आराइश की चीजें होती हैं, जिनका मकसद बेचना नहीं है, तो ऐसी चीजों पर जक़ात लाजिम नहीं है। और अगर उसने दुकान ही फर्नीचर की खरीदी हुई है, अलमारियां बेच रहा है, तो अब ये चीजें जरूरत की नहीं, बल्कि ये चीजें तिजारत की हैं। जब तिजारत की हैं, तो अब इन पर जक़ात होगी, चाहे वो फर्नीचर ही क्यों ना हो। मसले नंबर 28, एक आदमी है, जक़ात की मद में मरीजों को खून देता है, खून खरीदा और मरीजों को दे दिया, तो इस तरह करने से भी उसके माल की जक़ात अदा नहीं होगी। वजह कि खून माल नहीं है, हमने पीछे अर्ज किया था ना, माल की नहीं, आपको नहीं, किसी और सबक में अर्ज किया था। बहरहाल यहां मैं अर्ज कर दूं, ये जो
खून है ना, खून को माल नहीं कहा गया, इसलिए खून अगर खरीद कर किसी मरीज को दे दिया तो इससे जक़ात अदा नहीं होगी। इस बंदे पर लाजिम होता है कि अगर किसी मरीज की मदद करनी है तो आप बराह रास्त उस मरीज को रकम दे दें कि यार जो कुछ करना है करो। अब उसके हाथ में जब रकम आ जाएगी अब आपकी ज़कात अदा हो गई। मसला नंबर 29, एक आदमी है, मछली पकड़ता है, चाहे समंदर से या दरिया से, तो मछली पर ज़कात नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर मछली की उसने तिजारत की है, मछली पकड़ के वो फरोख्त करता है और जो रकम आती है वो लाखों में है, अब उस पर ज़कात है। मछली फार्म अगर किसी ने बनाया हुआ है तो मछली फार्म मछलियां लाता है, फिर आगे फरोख्त, लाता है फिर आगे फरोख्त, तो उस मछली फार्म में जो जमीन है, तालाब है और जो सामान है उस पर तो ज़कात नहीं है। लेकिन मछली फरोख्त करने के बाद उसकी जो रकम है, जो काबिल ज़कात असासा जात हैं, उनमें शामिल करके उसकी ज़कात आप निकालेंगे। नंबर 31, आपके पास इस्तेमाल का मोबाइल है और बहुत अच्छा मोबाइल है, इस्तेमाली मोबाइल पर ज़कात नहीं है। हाँ अगर आपने इसलिए रखे हैं कि आप उसकी तिजारत और बिजनेस करते हैं तब मार्केट वैल्यू के एतबार से उनकी आप वैल्यू लगवा लें और उसके मुताबिक ज़कात का हिसाब करें। नंबर 32, कादियानी मिर्जाई लोग ये शरीयत इस्लामिया की रूह से और पाकिस्तानी कानून की रूह से काफिर हैं और जिंदीक हैं, इसलिए इनको ज़कात न दी जाए। अगर जो ज़कात कादियानियों को देगा तो ज़कात अदा भी नहीं होगी और इसको सवाब भी नहीं मिलेगा, और इससे कादियानों की मामलत होगी। बल्कि ज़कात तो अलग बात है, अगर कोई नफली सदका है वो भी कादियानों को न दिया जाए, वो भी कादियानों को न दिया जाए। नंबर 33, आपने ड्राफ्ट के जरिए कोई चीज कहीं भेजी है, मसलन आपने ज़कात भेजी है किसी और शहर में, उस पर जो है वो आपने भेजे थे रुपए, उधर बन गए डॉलर, ठीक है हो सकता है। बैरून मुल्क से किसी ने भेजे थे रियाल, पाकिस्तान में आकर रुपए बन गए, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता ड्राफ्ट की जो फीस होती है आप उस फीस को इससे माइनस नहीं करेंगे बल्कि फीस अलग दे दें, फीस उसकी अलग दे दे। मसलन रकम भेजने के 500 रुपए लगते हैं तो 500 आप अलग दे, उसी रकम में से ना काटे। अगर किसी ने उसी रकम में से कटौती करवाई तो 500 मजीद किसी को दे। एक आदमी है, जक़ात अदा करने का वकील बनाया है और वकील के पास रकम ज़ाय हो गई है। मसलन आपने किसी को दिए कि ये मदरसे में जा रहे हो, ये 50,000 है, रास्ते में जेब कट गई है, तो अब यूं समझेंगे कि इसकी जक़ात अदा नहीं हुई, दोबारा आप जक़ात दें। बाकी ये बात कि अगर किसी ने इसी तरह रकम ज़ाय कर दी है तो क्या उससे भी पैसे लें या उसको क्या करें, तो देखा जाएगा कि अगर इस आदमी ने जानबूझकर गफलत बरती है तो फिर तो जायज नहीं है, फिर तो उस पर लाजिम होगा कि वो रकम वापस करे। और अगर जानबूझकर नहीं वैसे जेब कट गई है तो अब उस पर लाजिम नहीं है, उस पर अब किसी किस्म का ज़मान नहीं होगा। तो आज के हमारे सबक में हमें 34 मसले आपके सामने पेश कर दिए हैं। कल इंशाअल्लाह सबक नंबर 5 होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।